नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में 199 सीटों के लिए हुआ मतदान, बम्पर हुई वोटिंग। वोट डालने के बाद पायलट बोले, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बीजेपी ने कहा, कांग्रेस मुक्त होगा राजस्थान। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया तेजस विमान में भरी उड़ान। एचएएल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का किया निरीक्षण। कहा, दुनिया में हम किसी से कम नहीं। कतर में 8 भारतीयों को बचाने में जी जान से जुटी मोदी सरकार। 9 सैनिकों की याचिका कतर कोर्ट ने स्वीकारी। 30 नवंबर को होगी अहम सुनवाई। गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल ने चली नई चाल। आम आदमी पार्टी करा रही दिल्ली में जनमत संग्रह। कांग्रेस पार्टी ने बताया ढोंग। तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे का जमकर विरोध। सड़कों पर लगे पोस्टर में लिखा, कांग्रेस ने हमारे बच्चों की हत्या की, माफी मांगे राहुल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राजस्थान चुनाव की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। लोगों ने अपने मतों का जमकर इस्तेमाल किया। दोपहर तक ही 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद भी छुटपुट पथराव और बवाल की खबरें भी सामने आई। वोट डालने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वसुंधरा राजे ने कहा, राजस्थान में मोदी मैजिक चलेगा, कमल खिलेगा। आज जिस हिसाब से लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर उत्साह सर नजर आया, रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट तो लगभग ये तय हो चुका है कि राजस्थान में कांग्रेस 25-30 सीटों पर सिमटने वाली है। जो स्थितियां सामने दिखाई पड़ रही है उसमें ये लगता है कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, वो पिक्चर वो पहले देख चुके हैं। कांग्रेस के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थितियां सामने दिख रही है वो वोटिंग का पैटर्न, उससे पहले के जो कैंपेन के समय लोगों का उत्साह और कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन, ये सारा ये दिखा रहा है कि क्यों जो लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं बौखलाए हुए हैं। चूरू में क्या हुआ, एक पोलिंग बूथ पर एक समुदाय विशेष के लोग, क्योंकि मीडिया इसको समुदाय विशेष के लोग बोलता है क्योंकि उनकी पहचान छुपाई जाती है, उजागर नहीं की जाती, लेकिन ये तय है कि ये समुदाय विशेष के लोग जो थे वो मुस्लिम थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट की कुर्सियां तोड़ दी, हंगामा खड़ा किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां वोटिंग हो रही थी। यानी राजस्थान का रिजल्ट लगभग तय है और परिणाम तो अब 3 तारीख को ही पता चलेगा। जी। अगली खबर में बात स्वदेशी फाइटर तेजस से प्रधानमंत्री के ऊंचे उड़ान की। पीएम मोदी हमेशा सेना को प्रोत्साहित करते रहते हैं, लेकिन आज पीएम ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भर के दुश्मन देशों को भी कड़ा संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने तेजस में 45 मिनट तक उड़ान भरी और इस दौरान कुछ देर के लिए सारे कंट्रोल को भी खुद ऑपरेट किया, को पायलट की भूमिका निभाई। साथ ही एचएएल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। पीएम मोदी ने न केवल सेना बल्कि उन देशों को भी संदेश दिया कि भारत अपने यहां बने विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज पीएम मोदी ने जिस तरह से तेजस में उड़ान भरी है, आसमान से दुश्मनों को क्या संदेश दिया? देखिए, ये 2 तरह के संदेश हैं। एक तो जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के विरोधी दुश्मन खड़े हैं, ये बाहर के लोगों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन है उसको भी संदेश देना जरूरी है। इतने दिनों से कांग्रेस क्या हंगामा कर रही थी, ये जो हमारे यहाँ डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की बात है, ये सपना है। एचएएल जो पीएसयू की बात की जाती है, ये मोदी सरकार एचएएल को बेचना चाहती है। आज ये संदेश उन देश के दुश्मनों के लिए भी है कि जो लगातार 70 सालों तक भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की कोई कोशिश ही नहीं की। इन लोगों ने कोशिश की कि हम हथियार खरीद लेंगे अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से। मोदी जी ने क्या कहा कि हम अब
डिफेंस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगे, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन मुल्कों के लिए, उन देशों को भी हम ऐसे एयरक्राफ्ट सप्लाई करेंगे, बेचेंगे जो कि हमारे से खरीदने की कोशिश करते हैं। और LCA तेजस की जहां तक बात है, इसे 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी कि हम स्वनिर्मित जो फाइटर प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये सारे चीजों को हम खुद में एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। अगर हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा तो दूसरे जो छोटे देश हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, वो कैसे खरीदारी करेंगे। 36,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया HAL को। ये बड़ी उपलब्धि है भारत की, जिसको मीडिया में दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ताकि विपक्ष में बैठे हुए ये जो लोग हैं, ये बार बार जो सवाल उठाते हैं स्वनिर्भरता, स्वदेशी के ऊपर, उन लोगों को जवाब मिल सके, लोग बता सकें कि तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है, सरकार क्या कर रही है, ये हमारे पास आंकड़ों के साथ जानकारी है। जी, चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। भारत सरकार की तमाम कोशिशों ने आखिरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कतर की जेल में जासूसी के आरोप में मौत की सजा काट रहे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की याचिका को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में भारत सरकार ने कतर की कोर्ट में अपील दायर की थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। मोदी सरकार तो जी जान से जुटी हुई है। अब कोर्ट से किस तरह के फैसले की उम्मीद की जाए? कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो तो सामने में दिखाई पड़ेगा, प्रयास की बात की जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कौन कौन से तरीके अपनाए गए भारतीय सेना के उन जवानों के लिए, उन्होंने देश की सेवा की है। उनके ऊपर जो आरोप है उसे सार्वजनिक कतर ने नहीं किया, लेकिन जो बताया गया कि उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया है, मौत की सजा दी गई। सरकार ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, इसे देखना चाहिए कि विपक्ष ने उस समय हंगामा खड़ा किया, सरकार इतने दिनों से चुप बैठी हुई थी, तो क्या भारत सरकार को चाहिए कि अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल में जो बातचीत हो रही है वो सार्वजनिक कर ले। हम कैसे अपनी कूटनीति चलाते हैं, हम दूसरे देशों के साथ संबंधों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह सार्वजनिक मंच का विषय है। ये तो सामने आएगा तो देखेंगे। कम से कम रिजल्ट, परिणाम आने के बाद विपक्ष के किसी नेता ने आज बताया कि यह हमारी जीत की शुरुआत है। किसी ने मुंह नहीं खोला कि हम जीत रहे हैं। कतर आखिरकार ये मान चुका है कि जो हम आनन फानन में सुनवाई किए, 1 साल के अंदर मौत की सजा दे दिए, वो सही नहीं था। आगे के कोर्ट में इसकी अपील होनी चाहिए। और अपील किसने की? भारत सरकार ने पहले मांग की थी कि इन लोगों को काउंसलर एक्सेस दिया जाए, हम उनसे संपर्क करें, मिले, उनकी बातें सुने और फिर कोर्ट के जरिए, ये जो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हम हर वो तरीके अपनाएंगे जिससे हम अपने पूर्व जवानों को वापस ला सकें। और ये इसकी पहली कड़ी है, शुरुआत है। इसके बाद एक और अपील की गई है अमीर के पास, जो कि माना जाता है कि अगर इधर से सारे चैनल बंद हो जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे, तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी तरीके से उनको वहां छोड़ा नहीं जा सकता मरने के लिए। जी, अगली खबर में बात गिरफ्तारी के डर से डरे केजरीवाल की नई नौटंकी की। शराब घोटाले में फंसे सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। आपके कैंपेन की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी आप पर हमला बोल दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर आपको अपने विधायकों पर भरोसा है तो जेल से आने के बाद भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। ये कौन सा नया ड्रामा चल रहा है दिल्ली में? केजरीवाल की बात है। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं। क्या केजरीवाल लोगों से इस बात के लिए सर्वे कभी इतने सालों में करवाया? राइट टू रिकॉल की बात करते थे यही लोग अन्ना हजारे के साथ बैठ के कि कोई भी सरकार एक बार चुन ली गई है, 5 साल के लिए है, आपके पास बहुमत है। क्या जनता 5 साल तक आपको रखना चाहती है? 2-2.5 साल के बाद एक बार इसकी चर्चा कर लेनी चाहिए कि लोगों को अगर लग रहा है कि इस सरकार को अब बदलने की जरूरत है, आप इस्तीफा दोगे। पहले अरविंद केजरीवाल ने इस बात के लिए सर्वे क्यों नहीं करवाया कि शराब घोटाले में हमारे नेता पकड़े जा रहे हैं? आरोप नहीं है,
बल्कि अब इस आरोप की सच्चाई सामने आ रही है कि कोर्ट इन्हें बेल नहीं दे रहा। फिर भी आप क्या करवाते हो सर्वे इस बात के लिए कि हम जेल से सरकार चलाएं या बाहर से सरकार चलाएं, इस्तीफा दें या न दें, और उसमें भी उसके लिए सिलेक्टेड एरिया चुनते हो। सीलमपुर, ओखला, चांदनी चौक, ऐसे जगहों पर चुनते हो जिसके पास केजरीवाल के अलावा दिल्ली में कोई ऑप्शन नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केजरीवाल को जेल क्या कहीं और भी चले जाएंगे, फिर भी वो केजरीवाल को वोट देंगे। उनको करप्शन से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराने में सक्षम हो सकती है पार्टी। इसलिए आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है, और उसमें भी फर्जी तरीका, क्योंकि ये कोई एजेंसी और स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी से नहीं करवा रहे, ये इनके अपने कार्यकर्ताओं की बात है। ये लोग जाएंगे 10,000, 20,000, 50,000 नाम फर्जी जोड़ेंगे, कौन जानता है। जैसे जॉब कार्ड फर्जी बनवा दिया, कौन जाना, बाद में जब खुलासा हुआ तो जांच एसीबी कर रही है। मतलब ये हर चीजों में नौटंकी करने का जो तरीका राजनीति में लाया है अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, इसी को कहा जा रहा है आजकल। बिल्कुल। आखिरी खबर में बात राहुल गांधी की घोर बेइज्जती की। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गजों के साथ साथ आज राहुल गांधी भी तेलंगाना के चुनावी मैदान में उतरे, पर राहुल गांधी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल के दौरे से पहले विरोध के पोस्टर सड़कों पर लगाए गए। पोस्टरों में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे बच्चों को मार डाला और इसीलिए उन्हें अब माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी पहुंचे तो थे प्रचार के लिए, पर यह क्या हो गया? क्योंकि ये हत्यारी पार्टी है और हत्या की जिम्मेदारी राहुल गांधी को भी लेनी चाहिए। ये इतने सालों बाद कम से कम ये तो मानने के लिए तैयार हुए कि सिखों का जो नरसंहार हुआ, जो हत्या की गई, इनके पिताजी ने क्या कहा था उस समय, बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती ही है। ये इंडिकेशन था, लेकिन कभी भी इसने नहीं माना इन बातों को कि कांग्रेस ने किस तरीके से सुनियोजित एक प्लान के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत ये दंगा करवाया था। क्या आरोप लगता है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में सारे दंगे करवाती है। ये दंगे की बात या फिर जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, ये जो तेलंगाना के लोग बता रहे हैं कि जब हम मांग कर रहे थे तो तुम्हारी रिजिडिटी नहीं थी, बल्कि तुम चाह रहे थे कि किसी तरीके से इन लोगों की मांग को कुचल दिया जाए। सरकार तुम्हारी, तुम डिसीजन लेने वाले, तो फिर अगर तुम हत्यारे हो तो हत्या के लिए माफी मांगो, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये तुम्हारे परिवार की बात है। और राहुल गांधी को अब 2-3 दिन में देखना पड़ेगा कि हम तेलंगाना के लोगों से इसके लिए माफी मांगते हैं या फिर केसीआर और करप्शन और असदुद्दीन ओवैसी के मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, क्योंकि अब वो फंस चुके हैं। चुनाव तेलंगाना में ही बचा है, अब इन दिनों पूरा फोकस तेलंगाना पर होगा, और जैसे ही फोकस आया, चुनाव नजदीक आया, राहुल गांधी एक नए विवाद में फंसे, जिसके लिए अब धीरे धीरे फंसते जाएंगे, क्योंकि राहुल, प्रियंका सारे जो चुनावी मैदान में वहां उतरे हैं प्रचार के लिए, ये हुस्नाबाद, निजामाबाद, ये वो बाद हैं जहां पर तेलंगाना के ये निजामों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था। अभी एक और नया मुद्दा आना बाकी है कि किस तरीके से हैदराबाद के नवाब ने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। उसके लिए भी ये कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। इनके पिता, नाना, परनाना, ये सब लोगों ने मिलकर जो कांड किया है वो इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी तेलंगाना में भी उसी तरीके से भगाए जाएंगे जैसे कि दूसरे राज्यों से भगाए जाते हैं, खदेड़े जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा।
हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।